तो नेपाल में लगातार यू टर्न का सिलसिला चल रहा है। यू टर्न का सिलसिला, अब ये खबर आ रही है कि सुशीला कार्की पीएम बन सकती हैं और आधी रात को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसी में सारी बाजी पलट गई है। नेपाल में संवैधानिक संकट बरकरार है। नेपाल का अंतरिम पीएम कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। इस बीच सबसे बड़ा अपडेट ये कि सुशीला कार्की नेपाल पीएम की रेस में एक बार सबसे आगे हो गई है। आधी रात को एक बैठक हुई और उसके बाद उनके नाम पर सहमति बन गई है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद नेपाल की कमान किसके हाथों में होगी, अब तक के सस्पेंस से पर्दा नहीं हट पाया है। जेनजी के विरोध प्रदर्शन के बाद ओली की सरकार गिर गई। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम पीएम की तलाश जारी है। अंतरिम नेता चुनने को लेकर एक संवैधानिक संकट का समाधान ढूंढा जा रहा है। जो स्थितियां उसमें इसका समाधान ढूंढा जा रहा है। इस बीच नेपाल में एक और यू टर्न देखने को मिला है। नेपाल की जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की, उनका एक बार फिर नेपाली अंतरिम पीएम की रेस में वो सबसे आगे हो गई हैं। नेपाल में आधी रात को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसी बैठक में ये पूरी बाजी पलट गई है। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कवायद जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गुरुवार देर रात एक बहुत सीक्रेट बैठक हुई। बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई है, शीतल निवास जिसे कहा जाता है। इस अहम बैठक में नेपाली आर्मी चीफ है अशोक राज सिगदेल और सुशीला कार्की, वो भी मौजूद थी। इसके अलावा स्पीकर, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश सिंह राउत, वो भी थे। इस मीटिंग में कई मसलों पर अलग अलग संविधान विशेषज्ञों से भी बातचीत हुई है। इसमें बताया गया कि बैठक में सहमति बन गई है कि सुशीला कार्की को ही नेपाल की कमान दे दी जाए। सूत्रों का कहना यह है कि सुशीला कार्की पर ही अब तक सहमति बनती दिख रही है, क्योंकि जेनजी का जोश तो बहुत है, पर देश चलाने के लिए जिस होश की जरूरत पड़ती है वो तजुर्बे से ही आता है। नेपाल में ओली की सरकार को उखाड़ने वाले जेनजी की पहली पसंद अब सुशीला कार्की ही है, ये जानकारी लग रही है। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। गुरुवार रात ही इस पर सहमति बन गई है और शुक्रवार यानी आज इसका कभी भी ऐलान हो सकता है। औपचारिक ऐलान बस बाकी है। काठमांडू के जो मेयर हैं बालेन उर्फ बालेंद्र शाह, वो भी सुशीला कार्की को समर्थन दे रहे हैं। दरअसल इसमें एक पेंच है। जानकारी ये भी लग रही है कि बालेन शाह जो है वो चुनाव जीतकर पीएम बनना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने खुद को अंतरिम पीएम बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सुशीला कार्की का वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अगर बालेन शाह अभी अंतरिम पीएम बन जाएंगे तो इन पर ही तो जिम्मेदारी रहेगी अगले चुनाव की, फिर बातें निकल कर आएंगी। खैर, तो पीएम कैसे बनेंगी सुशीला कार्की? दरअसल नेपाल सरकार चलाने के लिए अंतरिम प्रमुख के चयन को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए आधी रात संकट प्रबंधन दल की एक आपात बैठक हुई है। इस अशांति के बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने गुरुवार को एक शांति की अपील भी की। यह भी कहा कि उनका लक्ष्य संवैधानिक ढांचे के भीतर राजनीतिक संकट का समाधान खोजना है। सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और पहले उन्हें संसद के उच्च सदन में पेश किया जाएगा। तो अब यह सिर्फ बचा है कि आज इसका आधिकारिक ऐलान होना है। सूत्रों ने यह भी बताया कि पौडेल 2015 के संविधान के आधार पर समाधान पर जोर दे रहे हैं। हालांकि जो राजनीतिक अंतरिम प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, लेकिन कार्की को उच्च सदन में नामित करके एक जगह बनाई जाएगी और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति आवश्यक प्रावधान करने के लिए एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि घोषणा आज हो सकती है। अच्छा, सुशीला ने पहले हाँ कहा था, इसके बाद उन्होंने ना कह दी और अब फिर उन्हें मनाया गया वो हाँ कह रही हैं। गुरुवार को दिन में एक खबर आई थी कि सुशीला कार्की ने पीएम की रेस से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद जेनजी ने कुलमन घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया था, मगर कुलमन घिसिंग के नाम पर भी सहमति नहीं बनी है। बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने सुशीला कार्की को करीब 15 घंटे तक मनाया है। जो सिगदेल हैं उन्होंने कार्की को मनाया है। फिलहाल नेपाल में अब भी उथल पुथल का दौर चल रहा है। आज का दिन नेपाल की सियासत में अहम होगा। आज आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है कि नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री होगा कौन। एक बात और भी सामने आई है कि नेपाल में अगले 6 महीने में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होगी वो इसी अंतरिम सरकार पर होगी। अब सुशीला कार्की को जान लीजिए। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जो सुशीला कार्की, उनका जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ। 1972 में विराटनगर से उन्होंने स्नातक किया। 75 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जी भारत, BHU राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री, मास्टर्स डिग्री हासिल की। 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। 1979 में विराटनगर में वकालत की शुरुआत की। इस दौरान 1985 में धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में वे सहायक अध्यापिका, मतलब टीचर भी रही हैं वहाँ पर। उनकी न्यायिक यात्रा का जो अहम पड़ाव है वो 2009 में आया, जब सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश बनी वो।
2010 में स्थायी न्यायाधीश भी बन गई। 2016 में कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहीं और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला। दरअसल उनका रवैया बहुत सख्त माना जाता है सुशीला कार्की का, और इसके चलते उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। अप्रैल 2017 में उस समय की सरकार ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव रख दिया। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन उनके खिलाफ महाभियोग आया। आरोप ये कि उन्होंने पक्षपात किया और सरकार के काम में दखल दिया। प्रस्ताव आने के बाद जांच पूरी होने तक मुख्य न्यायाधीश के पद से उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस दौरान जनता ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आगे की कार्रवाई से रोक दिया। बढ़ते दबाव के कुछ ही हफ्तों में संसद को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस घटना से सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसी न्यायाधीश के रूप में हो गई जो सत्ता के दबाव के आगे नहीं झुकती। भारत से कनेक्शन की बात कर ली जाए, एक इंटरव्यू में उनसे भारत से जुड़ाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने BHU में पढ़ाई की है, वहाँ की बहुत सी यादें हैं। मैं अपने शिक्षकों दोस्तों को अभी भी याद करती हूँ। गंगा नदी, उसके किनारे हॉस्टल और गर्मियों की रातों में छत पर बैठकर बहती गंगा को निहारना मुझे अब भी याद है। उन्होंने ये भी कहा कि वे विराटनगर की रहने वाली हैं, जो भारत की सीमा से काफ़ी नज़दीक है। मेरे घर की सीमा केवल लगभग 25 मील दूर है। मैं नियमित रूप से बॉर्डर मार्केट जाती थी। हिंदी बोल सकती हूँ, उतनी अच्छी, लेकिन हिंदी वो बोल सकती हैं, ये उन्होंने बताया। भारत से उम्मीदों का सवाल भी आया तो भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत पुराने ही उन्होंने कहा। सरकारें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जनता का रिश्ता बहुत गहरा है। मेरे बहुत से रिश्तेदार और परिचित भारत में हैं। अगर उन्हें वहाँ कुछ होता है तो हमें आंसू आते हैं। हमारे बीच गहरी आत्मीयता और प्रेम है। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। हम बेहद करीबी हैं। हाँ, जैसे रसोई में बर्तन एक साथ हो तो कभी कभी आवाज़ होती है, वैसे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता मजबूत है। और यही वजह है कि जो सुशीला कार्की हैं, शुरुआत में उनके लिए कुछ लोगों ने ना भी कहा था, तब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसमें जेनजी थे और बालेन खुद जो है वो भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे इससे पहले। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, इससे पहले कुलमन घिसिंग का नाम आ चुका है। वो सिविल इंजीनियर हैं, सार्वजनिक सलाहकार हैं। बिजली संकट, लोड शेडिंग को खत्म करने के लिए उनकी बड़ी तारीफ हुई है। कुलमन का नाता नेपाल से नहीं, भारत से भी है। कुलमन 1970 में जन्मे। 25 नवंबर नेपाल को रामेछाप में उनका जन्म हुआ था। शुरुआती शिक्षा रामेछाप में, फिर वे भारत के जमशेदपुर आ गए। यहाँ उन्होंने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बारीकियाँ सीखी जो उन्होंने बतौर इंजीनियर वो उन्हें खूब काम आई। घिसिंग ने आगे की पढ़ाई नेपाल में की है, इंजीनियरिंग कॉलेज से। नेपाल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी के वो प्रबंध निदेशक के पद पर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्हें इसलिए भी जाना जाता है कि ईमानदार छवि उनकी रही है और बिजली कटौती की समस्या से उन्होंने निजात दिलाई थी। इसी से उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी। कुलमन घिसिंग का चूंकि नाम था, इस वजह से उनका प्रोफाइल बता दिया गया। लेकिन आज खबर यह है, आज का बड़ा अपडेट यह है कि सुशीला कार्की हाँ, ना और उसके बाद हाँ फिर मान गई हैं। जो आर्मी चीफ है सिगदेल, उन्होंने कई घंटों तक, 10 से 15 घंटों तक मनाया है, तब सुशीला कार्की ने हाँ कहा है। और अब यह माना जा रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। आगे भी अपडेट नेपाल का आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।